But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स जरूर से कर देना। तो मैं एक न्यू वन शॉट फैन फिक्शन लाई हूँ। ये एक वन शॉट फैन फिक्शन है, तो इसका एक ही पार्ट बनेगा और ये एक वांगशन फैन फिक्शन है। इस फैन फिक्शन का नाम है द लास्ट गिफ्ट ऑफ लव। इस फैन फिक्शन में विंग एंड वांग जी मैड कपल होंगे एंड कुछ सालों बाद उन दोनों को पता चलता है कि विंग को हार्ट डिसीज है एंड विंग की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जब से विंग के हार्ट डिजीज के बारे में वांग जी को पता चलेगा, तब से वांग जी का बिहेवियर विंग के ऊपर और भी ज़्यादा कोल्ड होता जाएगा। इवन वो विंग को ज़्यादातर टाइम इग्नोर करने की कोशिश करेगा, जिससे विंग और भी ज़्यादा बैड फील करेगा। स्टोरी लाइन सुन के आपको समझ आ ही चुका होगा, यहाँ हमें फिर से वही अनटेम्ड वाला कोल्ड लान वांग जी दिखेगा जो विंग के ऊपर पहले कितना ज़्यादा कोल्ड था। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सीन की स्टार्टिंग में हमें वही दिखाया जाता है जो रास्ते से चलते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे एंड वो कितना ज़्यादा थका हुआ था, वो उसके फेस देख के ही लग रहा था। लेकिन उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो अपने अपार्टमेंट में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट है, जैसे कि कोई स्पेशल पर्सन विंग के लिए उसके अपार्टमेंट में वेट कर रहा है। विंग जल्दबाजी में अपने अपार्टमेंट की डोर को ओपन करता है, उसके बाद लॉक करके अपने रूम की तरफ भाग जाता है। उसने अपनी उस बैग को भी लिविंग रूम पे कहीं पे तो फेंक दिया था एंड भाग के अपने रूम की तरफ जाता है एंड डोर को ओपन करता है। डोर को ओपन करते ही विंग के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसकी फेस की वो टायर्डनेस उस इंसान को देख के ही गायब हो गया था, जो इंसान अभी उस रूम में बैठा हुआ था। उसकी आंखें शाइन करने लगा था। वो एक गहरा सा सांस भरता है, उसके बाद वो भी उस डोर को लॉक करके रूम के अंदर चला जाता है एंड बेड के ऊपर बैठते हुए उस पर्सन की तरफ देखने लगता है जो अभी उसी रूम के विंडो के पास बैठा हुआ था एंड बाहर देख रहा था। लेकिन विंग के वहाँ पहुँचने के बाद भी वो पर्सन कंटिन्यूअसली विंडो के बाहर देखे जा रहा था, जो अभी विंग को थोड़ा सा इरिटेट फील करवा रहा था। वो अपनी टोन को थोड़ा सा शार्प करते हुए उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बाहर इतना ब्यूटीफुल लड़की खड़ी हुई है कि तुम अपनी नजरें तक मेरी तरफ नहीं कर पा रहे हो। विंग की वॉइस की वो शार्पनेस महसूस करते ही वांग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है एंड वो फाइनली विंग की तरफ देखता है। वांग का फेस बिल्कुल शांत था, उसके लिप्स पर एक छोटा सा स्माइल था और उसकी वो आंखें जो लविंगली विंग को देख रहा था, वो वहीं पे शांति से बैठा हुआ था एंड अभी विंग को घूरे जा रहा था। फाइनली वांग को अपनी तरफ देखते हुए देखकर विंग के फेस पर भी स्माइल आ जाता है। वो पीछे लीन होते हुए वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ एंड ऊपर से आज काम के साथ साथ मुझे पार्टीज भी अटेंड करने पड़े। एंड तुम्हें पता है क्या हुआ? वहाँ पे वेंडिंग ने मैमा को प्रपोज किया और मैमा ने एक्सेप्ट भी कर दिया। मुझे लगता है वो दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। वैसे मुझे उन दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे दिखते हैं, है ना वांग जी? ये कहते हुए वो वांग जी की तरफ दिखता है, लेकिन वांग जी अभी भी अपनी फेस में स्माइल रखे हुए बस विंग को देख रहा था। तुम्हें पता है आज जब विंग मैमा को प्रपोज कर रहा था तो वो बार बार मैमा को आई लव यू बोले जा रहा था, जिससे मैमा तो बुरी तरीके से ब्लश करने लगा था। वो दोनों कितने ज़्यादा क्यूट है ना? उसके बाद विंग अपने दिमाग में कुछ सोचता है और उसके फेस का स्माइल गायब हो जाता है। वो अनोइंगली वांग की तरफ देखते हुए कहता है, एक तरफ वेन्निंग जो बार बार अपने लवर्स को आई लव यू बोल के अपना प्यार का इजहार कर रहा था, और एक तरफ तुम जो आई लव यू कैसे बोलते हैं वो तक नहीं पता। क्या तुमने अपने लाइफ में कभी आई लव यू बोला भी है? क्या तुम्हारे कभी मन नहीं करता मुझे आई लव यू बोलने में? क्या तुम मुझसे प्यार भी करते हो? ऐसा कहते हुए वो वांग जी के ऊपर सवालों का बारिश कर देता है। विंग ऐसे ही बोले जा रहा था कि वांग जी विंग से बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो कभी विंग को आई लव यू नहीं कहता, वो कभी विंग से ढंग से बात नहीं करता एंड वो कभी विंग से बात ही नहीं करता। हमेशा जब देखो शांत बैठा रहता है। विंग को बहुत अनोइंग लगता है, वो इतना टायर्ड होके आता है, उसे बिल्कुल वांग जी जैसे बिहेवियर पसंद नहीं। विंग नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली ये सब बोले जा रहा था एंड वांग जी वहाँ पे शांति से बैठा हुआ था। विंग की नज़र अभी वांग जी से हट चुकी थी। उसने अपनी दोनों हाथ को अपने चेस्ट के सामने रैप कर लिया था और अपनी नज़र को सामने करते हुए बस कंप्लेन किया जा रहा था। तभी उसे अपनी कानों में एक ठंडी और हल्की आवाज़ सुनाई देता है, आई लव यू विंग। जो आवाज़ सुनते ही विंग की सांस उसके गले में अटक गया था। एक पल के लिए विंग को लग रहा था कि उसके हार्ट बीट रुक चुका है एंड वो वहीं पे फ्रोज हो चुका था। तभी वो धीरे से अपनी नज़रों को वांग जी की तरफ करता है। वांग जी अभी अपनी जगह से खड़ा हो चुका था, उसके आंखें अभी भी लविंगली विंग को देख रहा था एंड उसके फेस पर अभी भी वही स्माइल था। लेकिन विंग की पूरे फेस पसीने से भर चुका था, जैसे कि वो डर चुका है वांग जी के इस वर्ड को सुनकर।
वो तुरंत ही अपने हाथ को वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, नहीं वांग जी, नहीं। तभी वांग जी अपनी उसी सॉफ्ट एंड लविंग टोन में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी विंग अपने उस दोनों हाथों को अपने कानों पे रखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैंने कहा ना, मुझसे ये सब कहना बंद करो, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता हूँ, बस चुप हो जाओ, शट अप, मत बोलो। ऐसा कहते हुए वो टाइटली अपनी कान को बंद करने लगा, जैसे कि वांग जी की वो आई लव यू विंग के कानों में ना पहुँचे। विंग को देख के ऐसा लग रहा था कि वांग जी का लव कन्फेशन विंग को पेन दे रहा है। वो आवाज़ से विंग के कानों में कांटों की तरह चुभ रहा है एंड विंग की आंखों से भी कंटिन्यूअसली आंसू बह जा रहा है। विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर देता है और चिल्लाते हुए कह रहता है, नो नो वांग जी, नो, मैं नहीं सुनना चाहता, चुप हो जाओ। विंग ने अपने कानों को टाइटली बंद करके तो रखा है, लेकिन वांग जी का वो आई लव यू उसे अभी भी सुनाई दे रहा है एंड बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रहा है, जैसे कि वांग जी उसके दिमाग में है एंड वो दिमाग में विंग को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वो विंग से प्यार करता है। तभी विंग की आंखों के सामने बहुत सारे फ्लैशबैक्स चलने लगते हैं, जो विंग के लिए बहुत ही पेनफुल मेमोरी है। विंग को जिस मेमोरी से बहुत ज़्यादा पेन होता है, विंग कभी इन सारी सीन्स को याद नहीं करना चाहता, लेकिन वो चाह के भी इन सारी सीन्स को भुला नहीं पाता है। विंग और भी कस के अपने आँखों को बंद कर लेता है ताकि वो ये सब ना देखे, वो नहीं याद करना चाहता है ये सब, लेकिन उसके आंखों के सामने वो सारे फ्लैशबैक्स क्लियरली चलने लगते हैं, जैसे कि वो सारे फ्लैशबैक्स कोई मूवी हो जो सीन बाय सीन विंग की आंखों के सामने चल रहा है। हमें एक लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग बैठा हुआ था एंड वांग जी का वेट कर रहा था। अभी रात के करीबन 11 बज रहे थे। तभी उसे बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनाई देता है। ये वांग जी की कार के हॉर्न की आवाज़ था। वो अपनी जगह से उठता है एंड वांग जी के लिए गेट को ओपन कर देता है। वांग जी के फेस काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लग रहा था। वो तुरंत ही अपने हाथ के बैग को विंग के पास देता है और अपने कोट को उतारते हुए अंदर की तरफ आने लगता है। विंग भी वांग जी के पीछे पीछे आ रहा था। वांग जी ने इस बीच विंग से एक भी बात नहीं किया था, तो विंग अपनी गले को साफ करते हुए वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने खाना खाया? तो वांग जी सिंपली अपने सिर को ना में शेक कर देता है। तो विंग वांग जी के बैग को काउच के ऊपर रखते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देता हूँ। वांग जी को यह बात बोलते ही विंग वहीं पे बैग को रखते हुए किचन की तरफ चला जाता है वांग जी के लिए खाना प्रिपेयर करने। थोड़ी देर में वांग जी अपने कपड़ों को चेंज करके डाइनिंग टेबल के सामने आ चुका था। वो बैठ चुका था एंड विंग भी उसके लिए खाने को गर्म करके वहाँ पे परोस चुका था। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। उसके बाद वो अपनी डीप एंड हल्की वॉइस में कहता है, क्या तुमने खाना खा लिया? तो विंग अपने सिर को ना में शेक करता है। वांग जी को भी पता है वांग जी के सिवा विंग कभी नहीं खाता। वो वांग जी रात के 1 या 2 बजे क्यों ना ऑफिस से आए। वांग जी एक गहरा सा सांस भरता है। उसके बाद वो एक प्लेट को निकाल के वहाँ पे विंग के लिए भी खाना खाने को परोसने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए एक छोटा सा स्माइल करता है एंड वांग जी के पास ही बैठ जाता है। शादी के बाद से वांग जी का नेचर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था। वो अपनी इमोशंस एंड एक्सप्रेशन कभी शो नहीं कर पाता था। ये बात विंग को भी पता चल गया था। पहले तो ये चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। उसे हर्ट फील होता था कि उसे अपनी पूरी लाइफ एक रोबोट के साथ बिताना है। लेकिन धीरे धीरे वांग जी के साथ रहते हुए उसे वांग जी का नेचर अब अच्छा लगने लगा था। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता था। वो अपने इमोशंस भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता था। लेकिन विंग वांग जी के कुछ एक्शन से समझ पाता था कि वांग जी भी विंग का केयर करता है। हाँ, वांग जी अपनी एक्शन से विंग को बताता तो नहीं था कि वो विंग का केयर करता है, वो विंग से प्यार करता है, लेकिन वांग जी के छोटे छोटे केयरिंग नेचर, विंग को स्पेशल फील करवाने के लिए विंग के लिए छोटे छोटे चीज़ें करना, उससे अटेंशन देना, यही विंग के लिए काफ़ी था वांग जी को प्यार करने के लिए। एंड विंग वांग जी को पागलों की तरह प्यार करता था। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वांग जी विंग से प्यार करता है कि नहीं, लेकिन उसे इतना समझता कि हाँ, वांग जी अगर अपनी छोटे थोड़े बहुत अटेंशन भी किसी को देता है तो वो विंग है, जिसका वांग जी केयर करता है एंड जिसे वांग जी अटेंशन देता है। वो लोग वही बैठ के साइलेंटली डिनर कर रहे थे। थोड़ी देर में वांग जी का डिनर कंप्लीट हो जाता है एंड वो अपने हैंड को वॉश करके अपने रूम के लिए चला जाता है, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। विंग भी सारे प्लेट्स को बेसिन में डाल के उसके बाद वो भी रूम की तरफ चला जाता है। विंग जब रूम में पहुंचता है तो देखता है रूम में काफ़ी हल्की लाइट्स जल रही थी। वांग जी ऑलरेडी बेड पर जाके सो चुका था। उसके आंखें बंद थे और उसने अपने हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर रखा हुआ था। वांग जी अभी बहुत ही पीसफुली सो रहा था। वांग जी को पीसफुली सोता हुआ देखकर पिंग के फेस पर एक स्वीट से स्माइल आ जाती है। उसकी आंखें जब भी वो वांग जी को देखता था तभी शाइन करता था, एक स्टार की तरह। वो बाकी लाइट्स भी ऑफ कर देता है एंड फिर गेट को लॉक करके वांग जी के पास जाकर वांग जी के फेस की तरफ धीरे से झुकता है। वो वांग जी के हर एक फीचर्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। वांग जी का हर एक फीचर्स बहुत ही शार्प था एंड
विंग आंख बंद करके भी बोल सकता है कि वांग जी इस दुनिया का मोस्ट हैंडसम मैन है, जो बस विंग का है, जो बस विंग से प्यार करता है एंड जिसकी अटेंशन बस विंग को मिलता है। ये सब सोचते हुए विंग के चेक्स बिल्कुल रेड हो चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। वो हमेशा बेड में आते ही वो वांग जी के फेस की तरफ देखता था एंड ये सब सोचकर खुश होता था। वो धीरे से वांग जी के फेस की तरफ झुकता है एंड उसके चिक्स पर सॉफ्टली किस करता है ताकि वो वांग जी को जगा ना दे। फिर वो धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, आई लव यू वांग जी एंड गुड नाइट। फिर वो अपनी जगह पे जाकर लीन हो जाता है एंड वांग जी की तरफ देखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विंग एंड वांग जी की शादी का 3 साल हो चुके थे। उन दोनों का शादी अरेंज मैरिज था। उन दोनों की फैमिली ने उन दोनों का शादी फिक्स किया था और विंग और वांग जी को भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब हमें नेक्स्ट डे लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपने लिए लंच प्रिपेयर कर रहा था। वो अपने लिए प्लेट्स रेडी करके डाइनिंग टेबल की तरफ जा ही रहा था, तभी उससे अपने हार्ट में बहुत तेज पेन महसूस होता है, जो वो बेयर नहीं कर पा रहा था। एंड ऐसा बस आज नहीं हो रहा है, कुछ टाइम से विंग महसूस कर रहा है कि उसके हार्ट में धीमी धीमी पेन होता था। विंग को लगता था ये शायद नॉर्मल है, लेकिन आज उसका पेन बहुत ही अनबियरेबल था। वो कस के अपने चेस्ट को पकड़ लेता है। उसके हाथ में जो प्लेट्स थे वो नीचे गिर चुके थे। विंग अपने चेस्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए अपने पेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी उस ज़मीन पे गिर जाता है एंड धीरे धीरे वो अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है। अब हमें हॉस्पिटल के डॉक्टर हान के केबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर हान विंग की सारी रिपोर्ट्स को देख रहे थे एंड वांग जी उनके सामने बैठा हुआ था। वांग जी का फेस एज यूजुअल कोल्ड था। उसके फेस देख कर कोई भी नहीं बता सकता कि वो अभी क्या सोच रहा है, लेकिन उसके हाथ स्वेट कर रहे थे। उसने अपने हाथों को बहुत ही कस के मुट्ठी में बना रखा था एंड वो अभी सीरियसली बस डॉक्टर हान की तरफ ही देख रहा था एंड वेट कर रहा था कि कब डॉक्टर कुछ बोलेंगे। तभी डॉक्टर एक गहरा सांस भरता है एंड विंग की उस रिपोर्ट्स को उस टेबल पर रखते हुए कहते हैं, हमें लगा नहीं था मिस्टर वे का कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब होगा। मिस्टर लान, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमें मिस्टर वे का हार्ट ट्रांसप्लांट जल्दी से जल्दी करवाना पड़ेगा। वांग जी अभी भी सीरियसली डॉक्टर की तरफ देख रहा था। उसके फेस देख के कोई भी नहीं समझ पा रहा कि वांग जी अभी अपसेट है, गुस्सा है, खुश है या क्या है। फिर डॉक्टर उन सारे फाइल्स को वांग जी की तरफ देते हुए कहता है, अभी हम मिस्टर वे को डिस्चार्ज करवा रहे हैं, आप मिस्टर वे को घर ले जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में जल्दी से जल्दी सोचिए एंड हमें फैसला बताइए। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। वांग जी अपने सिर को नोट करता है, उन सारे फाइल्स को अपने हाथ में लेता है एंड अपनी भारी दिल के साथ उस कैबिन से निकल जाता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अगेन वांग जी के लिए डिनर पे वेट कर रहा था। अभी रात के 11 बज रहे थे, लेकिन वांग जी अभी तक नहीं पहुंचा था। विंग के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से वांग जी का बिहेवियर काफ़ी अजीब हो चुका है। वांग जी पहले से ही ज़्यादा बात नहीं करता है, वो चुप रहना ज़्यादा पसंद करता है एंड वो अपने इमोशंस में लोगों को ज़्यादा शो नहीं करता। लेकिन अभी उसमें एक चेंजेस आया है एंड वो चेंजेस ये कि वो लोगों के साथ साथ विंग को भी इग्नोर करने लगा है। अभी वांग जी घर ज़्यादा आना पसंद नहीं करता। वो रात को लेट आता है एंड सुबह जल्दी निकल भी जाता है। इवन वांग जी ने तो विंग को ये भी बता दिया है कि वो वांग जी के लिए वेट ना करे। वांग जी को ये पसंद नहीं है। इतने सालों बाद वांग जी को ऐसे रिएक्ट करता हुआ देखकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। वो वांग जी के साथ इस बारे में बात भी करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग के साथ बात करने के लिए कभी रेडी भी नहीं होता है। विंग को लगता है कि शायद अभी वांग जी विंग से थक चुका है एंड उसे विंग और पसंद नहीं है। इवन विंग को ये भी पता है कि उसका कंडीशन अभी क्या है। विंग को ये भी लग रहा है शायद इसी चीज़ की वजह से वांग जी उसे इग्नोर कर रहा है। विंग अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था एंड वांग जी के लिए वेट कर रहा था। तभी उसे रात के 12 बजे अपनी गेट की नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देता है। विंग ऑलमोस्ट उस काउच पे सो चुका था। गेट नॉकिंग की आवाज़ सुनते ही विंग तुरंत ही अपनी जगह से उठता है एंड गेट की तरफ जाकर गेट को ओपन कर देता है। वो देखता है वांग जी उसके सामने खड़ा हुआ है। उसका फेस बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल आइस की तरह कोल्ड एंड वो विंग की तरफ बिना देखे सीधा चलने लगता है। तभी विंग वांग जी के पीछे आते हुए कहता है, वांग जी तुमने आज इतना लेट क्यों किया? क्या तुमने खाना खाया? रुको मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विंग किचन की तरफ जाने ही वाला था, तभी वांग जी अपनी जगह पे खड़ा होता है एंड विंग की तरफ बिना देखे ही कहता है, मैंने खाना खा लिया। आज मेरा एक क्लाइंट के साथ मीटिंग था तो हम दोनों ने एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया। क्या सुनते ही विंग अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। शादी के इतने सालों बाद आज शायद पहली बार होगा जब वांग जी ऐसे बाहर से खा के आया था। वो भी उसने विंग को नहीं बताया था। वांग जी को पता है
विंग हमेशा वांग जी के लिए वेट करता है। विंग वांग जी को छोड़ के कभी खाना नहीं खाता, फिर भी आज वांग जी विंग को छोड़े बिना ही अपने किसी क्लाइंट के साथ खाना खा के आया है। ये चीज़ कहीं ना कहीं विंग को बहुत ज़्यादा बुरा फील करवा रहा था। विंग समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो वांग जी की तरफ देखने लगता है, लेकिन वांग जी वो तो ऑलरेडी अपने रूम की तरफ जा चुका था। विंग अभी भी वांग जी को वहीं पे खड़ा होके बस जाते हुए देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वांग जी के इन सारे बिहेवियर विंग को बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि वांग जी विंग से अभी बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड विंग इन सारी चीज़ों को पता नहीं क्यों हैंडल नहीं कर पा रहा था। विंग अकेले किचन में जाता है एंड अपने लिए खाना परोस के उसे खाने लगता है। उसने खाना को गर्म भी नहीं किया था, उससे मेडिसिन लेना है इसलिए वो खा रहा है, नहीं तो वांग जी की बात सुनते ही विंग का भूख मर चुका था। अपने खाना को फिनिश करने के बाद और उस जगह को क्लीन करने के बाद विंग जब रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि वांग जी ऑलरेडी सो चुका है। विंग अपने डेली रूटीन के हिसाब से वांग जी के पास जाता है एंड उसके फेस को गौर से देखने लगता है। आज विंग के आंखों में लविंगनेस के साथ साथ एक सैडनेस भी था। पता नहीं क्यों वांग जी का ऐसा बिहेवियर उसे वांग जी को ऐसा फील करवा रहा था कि शायद वांग जी उससे बहुत दूर जा रहा है। जो चीज़ विंग को अंदर ही अंदर बहुत ही पेन दे रहा था। वो धीरे से वांग जी के फेस की तरफ झुकता है, उसके चिक्स पर किस करता है एंड डेली की तरह उसे आई लव यू एंड गुड नाइट बोल के उसके पास ही सो जाता है। नेक्स्ट डे जब विंग की आईज ओपन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आज वांग जी का बर्थडे है। विंग जब अपने पास देखता है तो वांग जी ऑलरेडी ऑफिस जा चुका था, जिससे विंग को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो अपनी मम्मी कहते हैं, विंग तुम थोड़ी देर पहले नहीं उठ सकते थे तो फिर तुम वांग जी को सुबह सुबह विश कर पाते। और कुछ नहीं कर सकते, चलो आज वांग जी के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। ऐसा सोचते हुए वो एक ब्राइटली स्माइल करता है एंड बेड से उठकर अपनी मॉर्निंग रूटीन के लिए अपने वॉशरूम में चला जाता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। उसने वांग जी के लिए एक केक बनाया था, वांग जी के लिए उसके पसंदीदा सारे आइटम्स बनाए थे एंड विंग को बताए वांग जी को विंग के हाथ का खाना कितना ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो जितना हो सके उतना बनाया था। विंग की तबीयत अभी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, इसीलिए जब वो एक खाना बना रहा था, इतना काम कर रहा था, तो उसकी तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गया था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वांग जी की बर्थडे के लिए। हर बार वो अपने हाथों से ही वांग जी का बर्थडे केक बनाता है एंड वांग जी को विंग के हाथ का केक भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो एक्साइटेडली वांग जी के लिए वेट कर रहा था। अभी वांग जी के वेट करते हुए विंग को काफ़ी रात हो चुकी थी, रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उसने वांग जी को काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेजेस कर चुके थे, लेकिन वांग जी ने विंग की किसी भी कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। विंग को काफ़ी बुरा भी लगा था, लेकिन विंग सोचता है कि शायद वांग जी अपने ऑफिस के काम में थोड़ा ज़्यादा ही बिजी है। 10 बज चुके थे। विंग को भी घबराहट महसूस हो रहा था कि वांग जी फिर से 12 बजे के बाद ना आए। वो नहीं चाहता कि वो वांग जी का बर्थडे इस बार सेलिब्रेट ही ना कर पाए। विंग और फिर ज़्यादा डेस्परेटली अपने फ़ोन को हाथ में लेता है एंड बार बार वांग जी को कॉल करने लगता है। और 1 घंटा निकल जाता है, लेकिन अभी भी वांग जी ने विंग की किसी भी मैसेज या फिर कॉल का रिस्पॉन्स नहीं किया था। तभी विंग को एक मैसेज रिसीव होता है जो वांग जी की तरफ से था, जहाँ पे सिंपल कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे जो विंग के दिल को बहुत बुरी तरीके से तोड़ने के लिए रेडी था। वहाँ पे लिखा हुआ था, मैं अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ अपने बर्थडे ट्रीट देने के लिए रेस्टोरेंट में आया हूँ, मेरे जाने में लेट होगा, तुम खा के सो जाना। ये कुछ वर्ड्स ही विंग के दिल को बुरी तरीके से तोड़ के रख देने के लिए काफ़ी था। विंग अपने चेस्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और अपने फ़ोन को उस टेबल पे रख देता है। उसकी आंखों से अभी आंसू बहने लगे थे। वो कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ वांग जी के लिए वेट कर रहा था। उसने वांग जी के लिए अपने हाथ से केक बनाया था, वांग के सारे फेवरेट डिशेस बनाया था। वो कितना प्यार से इन सारी चीज़ों को डेकोर किया था। वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था वांग जी के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन वांग जी को तो पता है ना कि हर साल विंग वांग जी के लिए ऐसे सरप्राइज रेडी करता है। वो वांग जी के लिए डेस्परेटली वेट करता है कि कब वांग जी घर आएगा। वांग जी को तो सब कुछ पता है ना, तो फिर क्यों उसने विंग के साथ ऐसा किया। विंग को अपने चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था। वो बहुत ही टाइटली अपने चेस्ट को पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर तक वहाँ पर बैठे रहने के बाद विंग अपनी जगह से उठता है और अपने फ़ोन को लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहाँ पे जितने भी खाना और केक रखा हुआ था सब वैसे ही रखा हुआ था। विंग को अभी कोई परवाह नहीं। विंग अभी इतना ज़्यादा ब्रोकन था कि वो बस अपने रूम में जाता है, अपने बेड पे खुद को गिरा देता है एंड बहुत ही टाइटली अपनी उस पिलो के अंदर अपने चेहरे को छुपा लेता है। पूरे दिनों की थकान के कारण विंग को अभी धीरे धीरे नींद आने लगी थी। वो करीबन आधी नींद में जा ही चुका था, तभी उसे अपने नेक और फेस में छोटे छोटे इल्सेस महसूस होता है। विंग को पहले समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो सपना देख रहा है।
लेकिन थोड़ी देर सेम होने के बाद विंग को समझ आ चुका था कि ये सपना नहीं है, ये सच है। और उसके पास जो पर्सन जो उसके गालों पे और नेक पे किस कर रहा है वो और कोई नहीं, उसका ही हस्बैंड है। विंग धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। उसने हाफ ही अपनी आंखों को ओपन किया था। वो धीरे से वांग जी की तरफ देखता है और उसका नाम लेता है। लानसान, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने अपनी आंखों को ओपन कर लिया है। ये देखकर वांग जी अब पूरी तरीके से विंग के ऊपर आ जाता है एंड विंग की तरफ देखने लगता है। वांग जी के फेस पे एक अजीब सा इमोशंस था जो विंग समझ नहीं पा रहा था। वांग जी फिर से विंग के फेस के करीब झुकता है एंड विंग को किस कर देता है। वांग जी की किस में ही विंग को समझ आ जाता कि वांग जी कितना ज़्यादा डेस्परेट है। विंग धीरे से अपने हाथ को वांग जी के बालों में लेता है एंड उसे धीरे धीरे चलाने लगता है। विंग को नहीं पता कि वांग जी के साथ अचानक से क्या हुआ, लेकिन वो महसूस कर पा रहा है कि वांग जी ठीक नहीं है। उसने आज से पहले वांग जी को इतना ज़्यादा डेस्परेट कभी नहीं देखा। वांग जी विंग को किस करते हुए अपने हाथ को विंग की पूरी बॉडी में फैलाने लगता है। वांग जी की नज़र जब विंग की बॉडी की तरफ जाता है तो उसकी आंखें विंग की तरफ थम जाता है। विंग पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था। विंग पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्किनी था, लेकिन अभी विंग इतना ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था कि वांग जी विंग के बोन्स भी क्लियरली देख पा रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग की पूरी बॉडी में हाथ फिराने लगता है। उसके बाद वांग जी का नज़र विंग की फेस की तरफ जाता है। विंग की आंखों के नीचे बहुत बुरी तरीके से डार्क सर्कल्स हो चुके थे एंड विंग की फेस में उसके फेशियल बोन्स भी दिख रहे थे। वांग जी अपने हाथ को विंग के टिक्स पे फैलाने लगता है और उन बोन्स को टच करने लगता है। तो फिर विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है एंड अपनी हल्की वॉइस में, लेकिन एक ब्रोकन वॉइस में कहता है, मैं बहुत अगली दिख रहा हूँ ना लानसान? अब तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर पा रहे हो ना? तुम मुझसे थक चुके हो ना? क्योंकि मैं पहले से बहुत ही बदसूरत दिखता हूँ। इवन अभी तो मैं तुम्हारे लिए बर्डन पे बन चुका हूँ। मैं इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बर्डन बन चुका हूँ कि सुबह मेरे उठने तक का तुम इंतज़ार नहीं कर सकते। अब तुम मुझे इतना ज़्यादा नफ़रत करने लगे हो कि रात में तुम मेरे साथ खाना खाना तक नहीं पसंद करते। तुम मेरे साथ बात करना तक नहीं पसंद करते। इवन तुम तो मुझे देखना तक नहीं पसंद करते। इसीलिए तुम अपने ज़्यादातर टाइम ऑफिस में बिताते हो, ताकि ना तुम्हें मेरा ये अगली चेहरा देखना पड़े और ना ही मेरे साथ बात करना पड़े, है ना? विंग अभी वांग जी की आंखों में ही देख रहा था। उसकी आंखें आंसू से भर चुके थे एंड उसके गले भी कांपने लगे थे। वो किसी तरह अपनी आवाज़ को कंट्रोल करके वांग जी को ये सब बोल रहा था, क्योंकि ये सब एहसास होते कि शायद वो बहुत ज़्यादा अगली दिख रहा है। शायद वांग जी अब उससे टायर्ड हो चुका है, इसीलिए वांग जी उसे इग्नोर कर रहा है। शायद वांग जी अब विंग का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। विंग जितना इस बारे में सोच रहा है उतना ही उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वांग जी विंग की उस ब्रोकन वॉइस को महसूस कर पा रहा था। विंग कितना ज़्यादा हर्ट हो चुका है वांग जी के एक्शन से, वो भी वांग जी महसूस कर पा रहा था। वांग जी तुरंत ही विंग की उस फिसलते हुए आंसुओं को अपनी उंगली से पोंछता है एंड उसे तुरंत ही गले लगा लेता है। वांग जी अभी विंग की हेयर को सहलाते हुए उससे माफ़ी मांगने लगता है। तभी विंग रफली अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछता है और अपनी आवाज़ को क्लियर करते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे नफरत मत करो। देखो मैं आज से बहुत सारा खाना खाऊंगा। मैं इतना सारा खाना खाऊंगा कि मैं फिर से पहले जैसा दिखूँ। मुझे पता है मेरी इस बीमारी के कारण तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन बन जाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा खुद को ठीक रखने का। मैं खुद को हमेशा फिट रखने की कोशिश करूंगा। इवन इवन तुम्हें पता है ना कि मैं रोज़ खाना खाता हूँ, मैं कभी खाना वेस्ट नहीं करता। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को संभालने लगा। विंग पूरी कोशिश कर रहा था अपनी वॉइस को क्लियर रखने की, लेकिन उसका वॉइस कांपने लगा था। वांग जी ये महसूस कर पा रहा था एंड विंग की हर एक शब्द वांग जी को अंदर तक पेन पहुंचा रहा था। वांग जी और भी कस के विंग को हक करते हुए विंग के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ। मुझे पता है तुम कभी अगली नहीं थी विंग। तुम इस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल पर्सन हो जिसको मैंने देखा है। तुम कभी अगली नहीं थे। तुम मेरे आंखों में देखे हुए वो परफेक्ट पर्सन हो जिस परफेक्शन का कोई भी कॉपी नहीं हो सकता, कोई भी तुम्हारी तरह नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए वो विंग को शांत करवाने लगा। तभी विंग वांग जी की तरफ अपनी आंखों को करते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम जब मुझे इग्नोर करते हो तो मुझे कितना बुरा लगता है। वांग जी अपनी हाथ को फिर से विंग के चेक्स पर ले जाता है एंड उसकी आंखों को पोंछने लगता है। विंग अभी बच्चे की तरह रोने लगा था। तभी वांग जी अपनी ठंडी और हल्की वॉइस में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने खाना खाया? तो विंग बस अपने सिर को नामे हिला देता है। तो वांग जी कहता है, ठीक है चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है। विंग कंफ्यूज हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम अपनी कलीग्स के साथ जा रहे हो खाना खाने।
तो वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है एंड उससे कुछ बिना बोले अपने बाहों में कैरी कर लेता है। वांग जी अभी विंग को लेकर डाइनिंग रूम में आ चुका था। वो विंग को उस डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है। उसके बाद वो उन दोनों के लिए खाना सर्व करने लगता है। वांग जी अपने हाथों से विंग को खाना खिला दे रहा था। इवन विंग एक के बाद एक बाइट लिए जा रहा था। विंग ने उस चीज़ को सीरियसली ले लिया था कि उसे और भी ज़्यादा खाना खाना है एंड अपने आप को और भी ज़्यादा फिट करना है, इसलिए वो स्माइल करते हुए बस एक के बाद एक बाइट लिए जा रहा था। अब हमें सीन चेंज करके हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ था। उसका कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी वो अपनी ब्राइट आइज़ के साथ वांग जी की तरफ देख रहा था। उसके फेस पे अब भी एक छोटा सा स्माइल था। वांग जी विंग के हाथ को कस के पकड़ा हुआ था एंड वहीं पे बैठा हुआ था। आज विंग को वांग जी की आंखों में बहुत सारे इमोशंस दिख रहे थे। वांग जी की आंखों में उसके लिए वो प्यार दिख रहे थे। वांग जी कितनी लवली विंग को देख रहा है, वो विंग देख पा रहा है। विंग वांग जी के हाथ को और भी कस के पकड़ते हुए कहता है, लानसान तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आज सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों बहुत ही हैप्पीली रहेंगे। विंग की बात सुनते वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे पहले कभी भी विंग वांग जी को इतना ज़्यादा इमोशनल होते हुए नहीं देखा था। वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो चुका था। वो तुरंत ही वांग जी की उन आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, लांसन क्या हुआ? क्या तुम्हें इतना फिक्र हो रहा है? मैंने कहा ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो मैं ये हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा। ये सुनते ही वांग जी विंग के हाथ को लेता है एंड उस पर किस करते हुए कहता है, नहीं विंग, मैं वरीड हूँ लेकिन मुझे पता है आज के हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें एक नई लाइफ मिलेगी, तुम एक नई शुरुआत कर पाओगे। वांग जी की बातें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो लग रहा था विंग को, लेकिन विंग इन सारी चीज़ों को काफ़ी नॉर्मली लेता है। वो एक स्माइल करता है और अपने सिर को नोट कर देता है। तभी डॉक्टर और नर्स विंग के रूम में आता है। अभी विंग को ओटी में ले जाने के लिए रेडी किया जाएगा। विंग डॉक्टर को देखकर, विंग को घबराता हुआ देखकर वांग जी विंग के फोrehead पर किस करते हुए कहते हैं, फिक्र मत करो, सब कुछ बहुत क्विकली हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहते हुए वो विंग को दिलासा देने लगा। विंग घबरा तो रहा था लेकिन वो वांग जी पे पूरा भरोसा करता था, इसलिए वो बस अपने सिर को नोट कर लेता है। देखते ही देखते विंग वांग जी की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। विंग, मुझे माफ़ कर देना। मैंने इतने दिनों से तुम्हारे साथ जैसा भी बिहेव किया हो, मुझे उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिमाग कह रहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगा तो तुम मुझसे नफ़रत नहीं करोगे। मैंने आखिर तक कोशिश की कि तुम मुझसे नफ़रत करो, लेकिन तुम मुझसे नफ़रत करने के सिवाय खुद से नफ़रत करने लगे थे। सच में तुम बहुत इनोसेंट हो एंड शायद तुम्हारे इन इनोसेंट नेचर की वजह से मुझे तुमसे इतना प्यार है। मेरी कोल्ड नेचर के चलते मैं कभी तुम्हें ये बता नहीं सका था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब हमारी शादी हुई थी तब पहली नज़र में मैं तुमसे बहुत बुरी तरीके से प्यार करने लगा था। मैं तुम्हारे पैर में इतनी बुरी तरीके से गिर चुका था कि मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ दिखता भी नहीं था। मुझे हमेशा मन करता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ, मेरा दिन का शुरुआत हमेशा तुमसे हो और दिन का ख़त्म भी तुमसे ही हो। मैं हमेशा चाहता था कि तुम मेरे साथ हर पल रहो। मैं जब भी खाना खाऊँ तुम मेरे पास रहो, मैं जहाँ भी जाऊँ तुम मेरे पास रहो, मैं जब लेट में घर आऊँ तो मेरे लिए वेट करो। एंड तुम हमेशा वो सब कुछ करते थे जो मुझे और भी तुम्हारे पैर में गिरने में मजबूर करता था। मैं चाह के भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाता था। मैं जितनी बार भी तुम्हें देखूँ क्यों ना, मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगता था। इन 3 सालों में मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं फिर से तुम्हारे पैर में गिर जाता हूँ। काश मैं ये सारी बातें तुम्हें सामने से कह पाता। जब तुम ये लेटर रीड कर रहे होंगे तब शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ का नई तरीके से शुरुआत करो। तुम बहुत ज़्यादा खुश रहो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता था विंग, और मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तुम्हें अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते हुए देखने से अच्छा मैं खुद मरना प्रेफर करूँगा। एंड इसीलिए मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रह पाया। मुझे माफ़ करना विंग, और ये बात हमेशा याद रखना, आई विल ऑलवेज लव यू इन एवरी हार्ट बीट। वांग जी का ये लेटर पढ़ते हुए विंग का हाथ बुरी तरीके से काँप रहा था। वो लेटर आधे से ज़्यादा विंग के आंसुओं से भीग चुका था एंड उस लेटर के फाइनल शब्द पढ़ते ही वो लेटर विंग के हाथ से छूट जाता है। विंग ने अपने चेस्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। वो बुरी तरीके से रो रहा था। वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था और वांग जी सवाल कर रहा था, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों वांग जी?
लेकिन बस रोने और चिल्लाने के अलावा विंग कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वांग जी उसे छोड़ के जा चुका था। बस उसके अंदर वांग जी का वो हार्ट बीट कर रहा था, जिस हार्ट बीट की आवाज़ अभी विंग की पूरी बॉडी में गूंज रहा था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग वांग जी को देख पा रहा था जो उसे आई लव यू बोल रहा था। लेकिन विंग को पता है वांग जी का ये आई लव यू उसके लिए लास्ट वर्ड है। विंग को पता है वांग जी कि उसका इल्यूशन वांग जी भी विंग को छोड़ के जा रहा है। वांग जी के डेथ के काफ़ी साल हो चुके हैं लेकिन विंग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है वांग जी की मौत को। विंग अपनी कानों को टाइटली बंद करते हुए कहता है, नहीं, मैंने कहा ना चुप हो जाओ, मैं नहीं सुनना चाहता, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं सुनना चाहता, प्लीज़ चुप हो जाओ। ऐसा कहते हुए बहुत ही टाइटली अपनी कानों को बंद कर लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी वांग जी उसके बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग को अपने गालों में एक ठंडा सा हाथ महसूस होता है, जो महसूस होते ही विंग तुरंत ही अपनी आंखों को खोलता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। इतने सालों में उसे पहली बार वांग जी का टच फिर से महसूस हो रहा है। ये टच बहुत ज़्यादा कोल्ड है, पहले वाले वांग जी से बहुत अलग। वो वांग जी तो बहुत वार्म था लेकिन ये वांग जी बहुत कोल्ड है। वो ठंडा हाथ विंग के गालों में विंग को महसूस होते ही वो तुरंत ही उस हाथ को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, नहीं, मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं रह सकता, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ वांग जी। लेकिन वांग जी के फेस पर अभी भी स्माइल था। वो विंग की तरफ देखकर सॉफ्टली स्माइल करता है एंड विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, आई विल ऑलवेज लव यू इन माई एवरी हार्ट बीट विंग। ऐसा कहते हुए वांग जी धीरे धीरे गायब होने लगता है। विंग बहुत बुरी तरीके से रोने लगा था। वो चिल्लाते हुए कहे जा रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ ना, मत जाओ, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता, प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ बोलने के लिए नहीं बोलूँगा, प्लीज़ मत जाओ, मत जाओ, मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। अभी उस कमरे में बस विंग अकेला है। उस कमरे में बस विंग की तेज चिल्लाते हुए रोने की आवाज़ और विंग के अंदर वांग जी का उस हार्ट बीट की आवाज़ गूंज रहा था। तो है एवरीवन, आई होप आपको ये वन शॉट फैन फिक्शन अच्छा लगा हो। मुझे पता है कि मैंने इस स्टोरी का सैड एंडिंग रखा है लेकिन हमेशा तो हैप्पी एंडिंग हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होना। आई होप आप लोग समझोगे एंड मैंने कोशिश की है कि मैंने जैसा सोचा है, जैसा इमेजिन किया है, जैसे सीन्स को एक्सप्लेन करना चाहा है वैसे एक्सप्लेन की है एंड स्टोरी अच्छी बनाई है। आई होप स्टोरी बेटर बनी हो एंड आप लोगों को पसंद आए। एंड बाकी का आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर बुरा भी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरी ऑनगोइंग फैन फिक्शन के साथ एंड आई होप मैं नेक्स्ट पार्ट कल डाल सकूँ। ओके, तो मिलते हैं मेरी ऑनगोइंग फैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।